हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट के विषय में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट मी टेल यू, इस चैप्टर से मिड टर्म में एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो इस चैप्टर को रिस्क बेसिस पे बिल्कुल ना लें, इस चैप्टर को कंप्लीट करें। इसके लिए टारगेट सेमेस्टर की टीम आपके लिए सब कुछ कर रही है। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे सारथी के विषय में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सेकंड सेमेस्टर के लिए सारथी लॉन्च कर दिया गया है और फर्स्ट सेमेस्टर में सारथी का कमाल तो आप खुद सभी लोग जानते हैं। और हमारा एक थीम भी है कि सारथी देगा साथ, अब हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सारथी जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लाया गया था उसमें एंड टर्म की ही केवल तैयारी हम लोग करवा पाए थे, लेकिन उसमें भी आपके जो भी 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड टर्म में उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 36, 37 और कुछ पेपर्स तो ऐसे थे जिसमें से 40 के 40 क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए थे। बस उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा लैंग्वेज बदला था, बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट थी और बच्चों का अमेजिंग फीडबैक मिला था। जैसा कि आपको पता होगा कि सारथी का लॉन्चिंग वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू टॉप इन सेकंड सेमेस्टर, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड इन सेकंड सेमेस्टर, देन सारथी इज़ फॉर यू। एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? पिछली बार आप लोगों ने वेट करके, समय जाया करके बहुत बड़ी गलती की है। उस गलती को दोहराइए मत और इस बार सारथी के साथ समय से जुड़ जाइए। एंड दिस विल बी योर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको बीकॉम के लिए हर वो चीज़ मिलेगी विच यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। अब क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मैं बता देना चाहूँगा थोड़ा सा। एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या है हमारे सारथी के? तो सबसे पहले लाइव डाउट क्लास होगी वीकली। हर संडे को आपको लाइव डाउट क्लास मिलेगी 1 घंटे की। उसमें आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज हैं जो आप प्रोफेसर्स के साथ नहीं सॉल्व कर पाते हैं, हियर वी आर टू सॉल्व योर डाउट्स। इसके साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछली बार। और मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे जिससे आप खुद का आकलन कर सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और क्या आपने जो तैयारी की है इज इट सफिशेंट और यू नीड टू डू मोर। तो मॉडल पेपर्स भी मिलेगा और थियरी भी मिलेगा, थियरी आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए। तो इस बार सारथी पूरी कमर कस के आया है, केवल एंड टर्म के लिए नहीं, एज वेल एज फॉर मिड टर्म ऑल्सो। तो क्या आप लोग तैयार हैं? सारथी आपका इंतजार कर रहा है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्वाइन द सारथी एज सुन एज पॉसिबल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया में डॉक्टर गैडगिल साहब के बारे में। डॉक्टर गैडगिल साहब कौन थे? तो ये हमारे देश के एक नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे जो इंडियन सीन में लगभग 5 डिकेड्स तक, यानी 5 दशक तक एक अच्छे इकोनॉमिस्ट के रूप में जाने जाते थे। ही वॉज एजुकेटेड एट नागपुर एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ही सर्व द कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज़। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो नागपुर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई और इन्होंने हमारे देश की सेवा अलग अलग प्रकार से किया। सबसे पहले तो हमारे देश के फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी रहे। उसके बाद से ही सर्व्ड एज प्रिंसिपल ऑफ एमटीबी कॉलेज सूरत। एक सूरत में एमटीबी कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल भी रहे। एंड ही वॉज ऑल्सो डेप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। यू नो व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का मतलब होता है नीति आयोग। अभी तो यहाँ पे नियोजन आयोग, सॉरी हिंदी में इसको नियोजन आयोग कहते हैं। इस समय हमारे देश में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया है। पहले हमारे देश में जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स होते थे उसकी 5 साल की प्लानिंग होती थी कि अगले 5 सालों में हमको किस प्रकार का काम करना है अपने देश के विकास के लिए। तो वो जो प्लानिंग कमीशन था उसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे जो इकोनॉमिक्स, लॉ और बाकी चीज़ों के स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। उसमें से एक मेंबर जो थे, उसमें के जो डिप्टी चेयरमैन थे, मेंबर नहीं, उसमें के जो डिप्टी चेयरमैन थे वो हमारे डॉक्टर गैडगिल साहब थे। ही पब्लिश 24 बुक्स एंड मेनी आर्टिकल्स। इन्होंने 24 से अधिक किताबों को पब्लिश किया और बहुत सारे आर्टिकल्स को पब्लिश किया जो हमारे देश के इकोनॉमिक्स के सीन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद से हम बात करें तो अगले हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ 20th सेंचुरी। ही वॉज born on 23rd March 1910 at Akbarpur in Firozabad district, UP, in a वैश्य बिजनेस फैमिली।
यानी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं वो हमारे देश के 20वीं शताब्दी के एक महान नेता थे। ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ 20th सेंचुरी। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 मार्च 1910 एट अकबरपुर इन फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट। इनका जो जन्म हुआ था वो 23 मार्च 1910 को फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि हमारे यूपी में है। और इनका जो जन्म हुआ था वो एक वैश्य बिजनेस फैमिली में हुआ था, यानी जन्म से ही इनके परिवार में बिजनेसेस हुआ करते थे। हिज एंसेस्टर एक्वायर्ड द सरनेम ऑफ लोहिया फॉर डीलिंग इन हार्डवेयर बिजनेस। जिनके एंसेस्टर्स थे, यानी इनके जो भी पिता और दादाजी लोग थे, उनका नाम लोहिया इसलिए था क्योंकि ये लोग काफ़ी पीढ़ियों से हार्डवेयर के बिजनेस में थे। तो बीइंग इन द हार्डवेयर बिजनेस दे एक्वायर्ड द नेम ऑफ लोहिया। हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक थॉट इन एक्शन केम आउट ऑफ दिस सिंगल माइंडेड प्रीऑक्यूपेशन with the need to free the individual from the shackles that changed him all around। यानी उनका सबसे महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन था वो उनका ये इकोनॉमिक थॉट था कि हमको कभी भी सिंगल माइंडेड प्री ऑक्यूपेशन थॉट नहीं रखना चाहिए। यानी हमारी ऐसी विचारधारा नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश के सभी लोग केवल एक ही दिशा में जाएं। जैसे आजकल हमारे देश के जितने भी मैक्सिमम यूथ्स हैं, दे वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब एंड दिस इज़ द अगेंस्ट आवर इकोनॉमी। ये हमारे इकोनॉमी के विरुद्ध है, क्योंकि अगर हमारे देश में सभी लोग एक ही प्रकार का काम करेंगे तो बाकी जो अन्य प्रकार के काम हैं उनके लिए कौन आएगा, उनको कौन करेगा। दैट्स वाई ही थॉट दैट द इंडिविजुअल्स आर नीडेड टू फ्री देयर माइंड फ्रॉम द सिंगल माइंडेड प्री ऑक्यूपेशन and they should free their mind from the shackles that chained him all around। यानी जो बाधाएं उनको चारों तरफ से घेर रखी हैं, जैसे सामाजिक बाधा की आज सरकारी नौकरी का ही बोलबाला होता है, जो सरकारी नौकरी करता है उसी को ज़्यादा दहेज मिलता है। तो इन सारे शैकल्स को दूर करें। दे शुड डिसाइड देयर डिफरेंट डेस्टिनी। उनका एक अलग ही लक्ष्य वो लोग बनाएं और उस लक्ष्य पे काम करें। यानी इनका कहने का मतलब यही था कि हमारे देश में एक ही डायरेक्शन में सारे यूथ्स और सारे इंडिविजुअल्स नहीं जाने चाहिए, सारे यूथ्स और सारे इंडिविजुअल्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाने चाहिए। जैसे हमारे देश में डॉक्टर भी बनना ज़रूरी है, इंजीनियर भी बनना ज़रूरी है, IAS ऑफिसर भी बनना ज़रूरी है, CA भी बनना ज़रूरी है, CS भी बनना ज़रूरी है, सब कुछ बनना ज़रूरी है। सभी लोगों की आवश्यकता है हमारे देश में। दैट्स वाई द इंडिविजुअल शुड नॉट थिंक अबाउट द सिंगल माइंडेड प्री ऑक्यूपेशन। ठीक है। अगले जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका भी नाम सुना होगा। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889। हिज फादर मोतीलाल नेहरू वॉज अ फेमस लॉयर एंड रिच मैन एंड एज सच जवाहर वॉज ब्रॉट अप लाइक अ प्रिंस। यानी जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनके जन्म दिवस पे चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, बाल दिवस। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था और इनके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे, एक फेमस लॉयर थे और एक रिच मैन भी थे। और चूँकि फेमस लॉयर और रिच मैन थे तो इनके घर में पैसे की तो कमी थी नहीं, तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पालन पोषण हुआ वो एक प्रिंस की तरह, यानी एक राजकुमार की तरह हुआ, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। He received his primary education at home after completing 10th. He went to England for higher studies। यानी उनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ वो घर पे ही हुआ और बाकी जो क्लास 10 तक की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की एंड आफ्टर दैट वो इंग्लैंड गए हायर स्टडीज़ के लिए। अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं, जैसे उनका एक किताब है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहर और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड। ये सारे किताब उनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हैं जिसमें उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थॉट्स का ज्ञान हमको मिलता है। यानी उनका किस प्रकार का आर्थिक विचारधारा था और किस प्रकार से उनका राजनीतिक विचारधारा था, इन दोनों ही विचारधाराओं के विषय में उनके इन किताबों के माध्यम से हम जानते हैं। उनके लाइफ के विषय में हम जानते हैं थ्रू द बुक्स द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहर, द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री शोज एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सॉरी, 3 किताबें हैं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहर, इसके बाद से द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन 3 किताबों से हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थॉट्स के विषय में हमको पता चलता है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल। अब एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को।
ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। एक छोटी सी कहानी है जवाहरलाल नेहरू के विषय में। सोचिए हमारा भारत जिस समय गुलाम था उस समय भी कितने समृद्ध थे हम लोग। उसी पे छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए थे, अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, तो उसी समय जो अंग्रेज़ थे वो रोज़ गाड़ियों पे जाया करते थे। पहले वो गाड़ियाँ नहीं थी, मोटर कार्स नहीं हुआ करती थी, पहले बुलक कार्ट हुआ करते थे, यानी सामने कोई जानवर हुआ करता था और उसके पीछे एक पूरा गाड़ी लगा होता था जो जानवर खींच के लेके जाता था, 2 पहियों की वो होती थी। आपने देखा होगा मूवी में भी, जैसे शोले मूवी में जो बसंती का वो होता है जिस पे टांगा, उसी प्रकार का कुछ होता था, लेकिन वो प्रोफेशनल थोड़ा होता था। तो अब बात यही थी कि जो भी अंग्रेज़ थे वो जब भी यूनिवर्सिटी से निकलते तो सभी लोग के लिए गाड़ी खड़ी होती है, वो वाली गाड़ी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कोई भी गाड़ी नहीं खरीदते थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो पैदल ही जाए, और उनको पैदल चलने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था। इसका कोई और रीज़न नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं था, उनका पैदल चलने में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, और इसीलिए वो यूनिवर्सिटी से बाहर जब निकलते थे तो पैदल ही जाते थे। एक दिन एक अंग्रेज़ उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम बुलक कार्ट में आए, तुम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैसे आ गए, तुम क्यों यहाँ पढ़ रहे हो, तुमको तो हिंदुस्तान होना चाहिए, वैसे भी हिंदुस्तान हमारा गुलाम है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम लोग तो भिखारी हो, यू डोंट हैव मनी, यू आर बेगर। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिल पर लग गई। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, और मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे, इसके साथ साथ काफ़ी रईस ज़्यादा भी थे, तो पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, मजबूरी भी कोई नहीं थी, बस इनका आदत था कि इनको पैदल जाने में अच्छा लगता था। उसके बाद से ये बात टेलीग्राम के माध्यम से बताए अपने पिताजी को कि सर देखिए पिताजी ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो इनके पिताजी कहे ठीक है बेटा, कल से इस समस्या का समाधान हो जाएगा, तुम यूनिवर्सिटी के जिस गेट से भी निकलोगे हर गेट पे तुम्हारे लिए एक तुम्हारी गाड़ी तैयार रहेगी। यानी अब अगले दिन से क्या होता है, अगले दिन से पंडित जवाहरलाल नेहरू अलग अलग दरवाजे से रोज़ निकलते हैं, और यूनिवर्सिटी में 24 से या फिर 36 से अधिक दरवाजे थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 36 से अधिक दरवाजे थे। उन 36 के 36 दरवाज़ों पे एक गाड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से खड़ी रहती थी। अब ये सिलसिला लगभग 10 दिन तक चलता रहा। अब इसको ये जो अंग्रेज़ था जो बोला था वो नोट नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद वो नोटिस किया तो देखा कि अरे यार पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए इस गेट पे भी गाड़ी है, उस गेट पे भी गाड़ी है, 3600 गेट पे गाड़ी है, वो जिस गेट से निकलता है उस गेट से पे गाड़ी लगी होती है, वो चला जाता है। तो उसके बाद से वो अंग्रेज आया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने माफ़ी मांगा, कहा कि मैं तुमको कम तुम्हारा आकलन कर रहा था, मैं गलत था, तुम काफ़ी रईस हो। तो कहा कि तुम गलत नहीं थे, तुम्हारी विचारधारा गलत थी, तो तुम जो लोग हमको गुलाम बना के रखे हो, तुम्हें समझते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हमारे देश में एकता हो तो तुम हमारे देश के 1 घंटे के भी मेहमान नहीं, 1 घंटे में हम तुमको अपने देश से खदेड़ सकते हैं। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। आप इनकी किताब है जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहर, इसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो इस प्रकार का समृद्धशील हमारा भारत हुआ करता था, ठीक है। उतनी गरीबी में जब हम गुलाम हुआ करते थे फिर भी इस प्रकार का हमारे पास संसाधन हुआ करता था। तो चलिए हम बात करते हैं सारथी के विषय में। एक बार हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो के एंड में भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बच्चे अभी तक सारथी नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली यू आर कमिटिंग अ ग्रेट मिस्टेक। वक्त कम है और सिलेबस ज़्यादा है, तो जितनी जल्दी सारथी परचेज करेंगे आप लोग उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और जितना लेट करेंगे यू विल सफ़र, और हम लोग आपकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग लेट से सारथी ज्वाइन करेंगे तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये जो सेकंड सेमेस्टर है इसका सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर की तरह आसान नहीं है। इसका सिलेबस थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा क्रूशियल है, इसमें अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट बिल्डिंग की आवश्यकता है। और एक और चीज़, आप लोग बीकॉम कर रहे हैं तो आप लोग इसलिए कर रहे होंगे बीकॉम कि जस्ट इट इज़ अ ग्रेजुएशन, और इसको कंप्लीट करने के बाद बाकी हम कुछ करेंगे। दिक्कत यही है, जब तक आप किसी कोर्स को वैल्यू नहीं देंगे, उस कोर्स में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उन चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी उस कोर्स की वैल्यू होगी ही नहीं। इसीलिए आजकल बच्चे जो बीकॉम करते हैं उनका ज़्यादा माइंडसेट होता ही नहीं है, क्योंकि वो जो भी कोर्स में उनको पढ़ाया जाता है वो चीज़ें वो लोग आत्मसात नहीं करते, केवल बस कोटा पूरा करते, एग्जाम पास करते हैं, फिर डिग्री ले लेते हैं, और फिर जाके मार्केट में जब जॉब के लिए जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होता है।
ज्ञान तब होगा जब आप चीज़ों को सही से पढ़ेंगे, अपने डाउट्स को पूछेंगे, उन डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, तो उसके लिए आपका सारथी आपके लिए हाजिर है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग सारथी परचेज करें, लेट बिल्कुल भी ना करें। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।